प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये तो हमको मालूम है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही बुक्स हमको रखने हैं। कोई भी आया तो उसको ये बुक्स बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एन एंट्री इन रजिस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेयरहाउस वाले जो थे, जो ट्रांसपोर्टर्स थे, एन एंट्री इन रजिस्टर्ड अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी इरेज्ड, इफेक्टेड और ओवररिटन, and all incorrect entries otherwise than those clerical nature shall be scored out under attestation, and thereafter the correct entry shall be recorded, and where the registered and documents are maintained electronically, a log of every entry shall be maintained. जो भी गलत हुआ है उसका हिसाब चाहिए, क्यों गलत हुआ, किसी और के नाम पे सेल इनवॉइस बन गया, वो इनवॉइस कैंसिल किया, नया इनवॉइस बनाया, तो पुराना इनवॉइस संभाल के रखे। नंबर अगर चेंज हो गया, किसी का जीएसटी नंबर गलत गया, तो कौन सा पहले गलत गया था, फिर कौन सा सही हुआ। पहले इनवॉइस बन गया 10 क्वांटिटी का, बनना चाहिए था 100 क्वांटिटी का, तो वो सब रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑफिसर आने के बाद आपने करेक्शंस किए, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उसका लॉग रखना चाहिए, एक कंट्रोल शीट बना दी। ये वेयरहाउस वालों को, गोडाउन वालों को, ट्रांसपोर्टर को भी लागू हो गया कि उन्होंने सही तरीके से कंसाइनर, इनवर्ड, आउटवर्ड ऑफ गुड्स रखना है। नेक्स्ट, ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन मैन्युअली। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कंप्यूटर में तो आप रख रहे हो, टैली में तो रख रहे हो, पर साल खत्म होने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको रखना क्यों जरूरी है। यहाँ पे शब्द दिया है, इसको अंडरलाइन करो। ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मैन्युअली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सीरियली नंबर, यानी आपको सीरियली नंबर करके रखना है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिंट रखा आपने, उसको प्रिंट आउट नहीं निकाला चलेगा, पर उसने अगर मांगा तो आपको देना पड़ेगा, और वो भी सीरियली नंबर करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट, unless proven otherwise, if any document, register or books of account belonging to a registered person are found at premises of other person, दो कंपनीज हैं, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक जगह रखते हैं, पर वो दूसरी कंपनी अलग जगह पे है, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट एक जगह के ऊपर है, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट के हिसाब से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में लेना चाहिए कि ये यहाँ पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहे हैं, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है, एवरी एजेंट, अब ये किसको दे दिया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। अभी तक हम कौन सा देख रहे थे, रजिस्टर्ड पर्सन्स का, कंपोजिशन कोड के। अब एजेंट के लिए भी कुछ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। वो क्या दिए गए हैं कि कितना गुड्स आए, कितने सर्विसेज हुए, प्रिंसिपल को कितना भेजा, प्रिंसिपल से कितना आया, कितने डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे मेंटेन किए, वो सारे कंडीशंस एजेंट्स को उन्होंने लगाए। नेक्स्ट रूल है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, अंडरलाइन कर लो, ऊपर वाले को अंडरलाइन करो, एजेंट्स को थे। अब किसको आ गया ये रूल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो उसने भी प्रोडक्शन के डिटेल सब रखने हैं, रॉ मटेरियल, कंजम्पशन, फिनिश गुड्स, स्क्रैप। नेक्स्ट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज, ये किसको हो गया, सर्विस वालों को। तो सर्विस वालों को क्या रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, इनवॉइस कब रेज हुआ, कौन से सर्विसेज प्रोवाइड हुई, कौन सर्विस रिसीवर था, वहां क्वांटिटी, स्टॉक्स वगैरह आएगा क्या सर्विस वालों के केस में। सर्विस वालों के केस में स्टॉक्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे। पर अगर उसने आईटीसी लिया है कुछ कंज्यूमेबल्स का, तो उसका भी क्वांटिटेटिव डिटेल रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स असेट्स लिए, कंप्यूटर्स लिए हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर आईटीसी लिया है, तो कितने कंप्यूटर्स हैं, क्या नंबर है, वो उसको रखना पड़ेगा। 14 नंबर का रूल है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग, अंडरलाइन, यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को भी अलग से रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। बिजनेस टाइप वाइज रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन रखने हैं। क्या दिया है वहां पर,
address where the works contract is executed, quantity, value, details of execution of works contract, फिर बाद में description, value, quantity of services and goods utilized, payment received, name and address of the suppliers, किससे आया क्या आया, तो ये पूरा वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द रिकॉर्ड अंडर दिस चैप्टर मे बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड सबमिटेड विद डिजिटल सिग्नेचर, ये नॉर्मल है। 16 नंबर का रूल दिया है, अकाउंट्स मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टुगेदर विद ऑल द इनवॉइसेस, बिल्स वगैरह, ये जो भी है ये सारे मेंटेन कर रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखकर ये सारे के सारे इसका एक्सेस देना पड़ेगा ऑफिसर्स को और सभी को देना पड़ेगा। योर बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द ऑफिसर्स, और ऑडिट के लिए जो भी आया है उसको आपको ये सारा निकाल के इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। 17 नंबर का रूल क्या है कि द पर्सन हैविंग कस्टडी और द कैरियर और द क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, जो ये डिलीवरी डिस्पैच वगैरह कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अपना ट्रांसपोर्टर हो गया, वेयर हाउस वाला हो गया, एजेंट हो गया, इनको भी ट्रू एंड करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने हैं और उसको प्रोड्यूस करना है जब जब डिमांड होगी असेसमेंट में या अपील्स में या ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट रूल है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन डिमांड प्रोड्यूस अकाउंट्स व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉर द टाइम बीइंग। तो अगले 6 साल तक आपके एजेंट को, आपके ट्रांसपोर्टर को, आपके वेयरहाउस वाले को, आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को, सभी लोगों को डेटा देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकेंगे कि आप मेरे पास में नहीं है, वो तो ट्रांसपोर्टर के पास है, वो तो एजेंट के पास है, या वो मेरे दूसरे ऑफिस में। अपनी जिम्मेदारी है कि हमको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं और मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट टूल है जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसका बैकअप भी आपको रखना है, जब चाहे तब वो प्रिंट आउट निकाल के देना है, साइन करके देना है, नहीं तो डिजिटली साइन करके आपको देना है। और उसकी हार्ड कॉपी अपने को वही फॉर्मेट में चाहिए जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है। आपने इनवॉइसेस सिस्टम में रखे कोई बात नहीं, प्रिंट निकालेंगे तो पूरे के पूरे 17 चीजें उसमें आनी चाहिए। टैक्स इनवॉइस के फॉर्मेट में वो प्रिंट आना चाहिए। 58 रूल है, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर, उनके लिए भी स्पेशल रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया है। सेक्शन 35 के अंदर हमने देखा ही था कि ट्रांसपोर्टर, गोडाउन, वेयरहाउस वालों को अलग से इसमें दिया है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो ENR 01 ये नाम का रजिस्टर्ड इनको मेंटेन रखना है। shall submit details regarding his business on common portal in form ENR 01 to the felicitation to the center जहां पर GSTN का अपलोड होगा या आप खुद ऑनलाइन अपलोड करोगे। अपॉन वैलिडेशन a unique enrollment number will be given to them। अब ये कितने लोग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर ने कितने ने यूनिक नंबर लिया है, गोडाउन वालों ने कितना लिया है, तो जीएसटी में नहीं भी है तो भी लेना है। ई-वे बिल के बाद में तो सबने लिया है। एवरी ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड, भले जीएसटी नंबर नहीं है पर उसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका है, क्योंकि ई-वे बिल में वो डालना पड़ता है। उसको मेंटेन भी रखना है रिकॉर्ड्स, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। फिर नीचे इनको परमानेंट अकाउंट नंबर और अगर इनके जीएसटी नंबर्स भी होंगे तो वो भी ये यहाँ पर फर्निश कर सकते हैं। वो हिसाब से ट्रांसपोर्टर को भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वो मेंटेन करने के बाद में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने हैं, उससे भी कभी भी डिटेल्स कॉल हो सकते हैं। तो ये पूरा सेक्शन रूल है 58 जो ट्रांसपोर्टर के लिए लागू होता है। तो इसको अगर एक शॉर्ट में अगर हम देखते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स,
कुछ भी छोटा नहीं, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको देने हैं। जिस बेसिस पे आपने आईटीसी लिया है, जिस बेसिस पे आउटपुट टैक्स भरा है, क्वांटिटी का पूरा डिटेल देना है और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ऑफिसर को प्रेजेंट करने हैं। 6 साल तक इसको संभाल के रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक्स का मेंटेन रखना जरूरी है। नहीं रखा तो बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट हो सकते हैं और ऑफिसर अपने खुद के हिसाब से असेसमेंट कर सकता है, जिसको बेस जजमेंट या एक्स पार्टी असेसमेंट हम बोलते हैं। HSN कोड वाइज स्टॉक समरी भी रखना पड़ेगा। रिटर्न जब हम भरते हैं तब HSN कोड वाइज भी मालूमात देनी रहती है, तो वो भी आगे अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है रिटर्न्स का चैप्टर। ये चैप्टर बहुत सा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं रिटर्न्स का। रिटर्न्स के अंदर रिटर्न्स के चैप्टर में हमको ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than a theory under section 37। ये रिटर्न्स कोई भी लॉ हो, रिटर्न्स तो रहेंगे। गवर्नमेंट को डेटा कहां से आने वाला है? जीएसटी में रिटर्न्स का इंपॉर्टेंस क्यों है? 2, आपका आउटपुट टैक्स आपने भरा के नहीं भरा, और सामने वाले को आईटीसी देना है कि नहीं देना है। इनकम टैक्स में आप रिटर्न भरते हो तो कोई सेकंड पर्सन का कहीं कुछ क्रॉस चेक रहता है क्या? सिर्फ टीडीएस के हद तक रहता है कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है तो मैंने बराबर लिया या नहीं लिया। कंपनी लॉ में रिटर्न भरते हैं तो और कहीं इसका क्रॉस चेक है क्या? पर आपका जीएसटी का रिटर्न गलत होता है, जीएसटी का रिटर्न नहीं जाता है, जीएसटी का रिटर्न इनकरेक्ट जाता है, पेंडिंग रहता है, तो इसका असर किसके ऊपर होने वाला है? जिसके साथ में आपने व्यवहार किया है, जिसको आपने सेल किया है। तो ये डबल साइडेड सोर्ड है, यानी तलवार। ये सामने वाले को भी खत्म कर सकती है और आप गलती से अगर चलाई तो पीछे भी। तलवारबाजी के अंदर ध्यान रखना पड़ता है सीखते वक्त। अकेले भी सीख रहे हैं आप तो भी अपना गेम हो सकता है। तो वैसे रिटर्न्स के अंदर है जीएसटी के, आप खुद के ही रिटर्न के साथ खेल रहे हो तो सामने वाले का तो गेम और आपका भी हो ही गया। तो जीएसटी के रिटर्न ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि करेक्ट, कंप्लीट, ट्रू फॉर्मेट में और टाइमली अपलोड होना चाहिए। नहीं हुआ तो लेट फीस है, नहीं हुआ तो इंटरेस्ट भी है, नहीं हुआ तो पेनल्टी भी है, और उसके बाद भी आपने नहीं किया तो सामने वाले का आईटीसी गया। फिर सामने वाले का आईटीसी गया मतलब आपका बिजनेस गया। अगली बारी वो कोई आपसे व्यवहार करेगा नहीं। तो जो ये रिटर्न्स के सेक्शंस है, इसको हम अगर शॉर्ट में देखते हैं तो कई प्रकार के रिटर्न्स इन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं। पर आज के डेट में जो रिटर्न चल रहे हैं वो 3B और GSTR 1, ये 2 ही प्रकार के रिटर्न चल रहे हैं। अब इस पे भी डिबेट होता है कि ये रिटर्न है क्या नहीं है, क्योंकि ये एवरेज फॉर्म में, छोटे फॉर्म के अंदर आया है।
पहले हमको बस सिखाया गया था कि GSTR1 जाएगा 10 तारीख तक, 15 तारीख तक वो दिखेगा, फिर GSTR2 जाएगा, 20 तारीख तक फाइनल 3 आएगा और वो आप सब पेमेंट करोगे और उसमें कुछ करेक्शन है तो 2A निकलेगा, 3 निकलेगा और फिर फाइनल रिटर्न आपका जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी लागू नहीं है। तो मैं आपको कल शॉर्ट में रिटर्न्स का लेने वाला हूँ चैप्टर, डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि जितना प्रैक्टिकली अभी चल रहा है उतना ही लेंगे और इसको हम ज्यादा क्यों नहीं पढ़ने वाले। आप अभी ये सेक्शन पढ़ लोगे, इसका नॉलेज लेके एग्जाम दे दोगे और 1 अप्रैल 2019 से नए रिटर्न्स आने वाले हैं।